नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं, जहां पर हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में वो शामिल हुए। यहां पर सीएम धामी ने छात्रों से संवाद किया। नकल विरोधी कानून पर आयोजित किया गया था ये हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और यहां पर मौजूद छात्रों से संवाद किया। उनको नकल विरोधी कानून को लेकर जानकारी दी। इसी को लेकर छात्रों से संवाद किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 69वें तुलसी महायज्ञ मलसा गिरधरपुर में भी शिरकत करने वाले हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। संत महापुरुषों द्वारा मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। आज उन्होंने हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। उधम सिंह नगर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नकल विरोधी कानून को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर मौजूद छात्रों से उन्होंने संवाद किया और नकल विरोधी कानून को लेकर जानकारी दी। साथ ही उनको जागरूक किया कि कैसे प्रदेश सरकार उनके भविष्य को लेकर चिंतित है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही प्रदेश में सख्त उत्तराखंड नकल विरोधी कानून लेकर आई है। वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने हस्ताक्षर अभियान के जरिए संदेश दिया कि नकल माफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस निर्णय से छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान उत्साहित छात्र छात्राओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भरत शाह ने। नकल विरोधी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर में छात्रों से रूबरू हुए हैं। ये कानून छात्रों के लिए किस तरह का है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आप देख सकते हैं कई छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ पर आए, आप लोगों से संवाद किया उन्होंने और वो बता रहे हैं कि कानून छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। आपका क्या कहना है? सर मैं द्रोण कॉलेज से हूँ। सर ने हमारे बारे में सोचा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है कि हम लोग पेपर देते इतनी मेहनत करके और वो 2 मिनट में लीक हो जाता है, तो हमारे जो साल भर का मेहनत है फिर वो बर्बाद हो जाता है। बच्चे इस वजह से फांसी लगा रहे। न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे, क्योंकि बच्चों का भविष्य फिर इससे ख़राब हो रहा है। इस वजह से सर ने हमारे बारे में ये सोचा नकल विरोधी कानून के बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होगा। उनने सख्त कार्रवाई रखी है इसके लिए, तो हमें बहुत खुशी है कि उनने हमारे लिए इतना सोचा है। आपका नाम क्या है? अमन अग्रवाल। अमन, अगर बात की जाए सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है, क्या लगता है कि छात्र छात्राओं को किस तरह का फायदा होगा? सर, इससे छात्र छात्राएं जो हैं, जैसे कि पहले पेपर लीक हो जा रहा था, उससे छात्र छात्राएं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे पढ़ाई में, क्योंकि उन्हें पता था पेपर लीक हो गया, जिस कारण उनके पास कहीं ना कहीं से वो पेपर पहुंच जाएगा। छात्र छात्र इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे थे पढ़ाई में। बड़ा उनका जो मोटिवेशन था पढ़ाई को लेकर वो ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता है पेपर कहीं ना कहीं से लीक होकर उन तक पहुंच जाएगा। अब हमारे माननीय सीएम सर ने जो ये फैसला लिया है, जिससे कि आने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो उनके भविष्य में बहुत काम आएगा। आगे को इस चीज़ को लेकर कभी भी कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होगी। छात्र छात्राओं को ये बात पता चल गई है कि अगर वह कोई भी छात्र छात्राओं को कोई भी पेपर लीक करवाता है तो उसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उन्होंने बताया है। बाकायदा उसमें 10 साल की सज़ा भी दी जाएगी। जो अध्यापिकाएं या अध्यापक उस चीज़ को लेकर बोलते हैं, मतलब छात्र छात्राओं को वो कर देते हैं कि हम पेपर आपको बता देंगे या जो भी कर देते हैं। आपने देखा होगा आजकल ट्यूशन में बहुत सारे 120 के तहत कार्रवाई करने के बाद मुख्यमंत्री ने कही है। आपका नाम क्या है? रुचि बेस्ट। रुचि, क्या लगता है, बड़ा कानून कह रही है सरकार, कह रहे हैं हमने आप लोगों के हित में कानून लाया, तो क्या मानते हैं कि कानून कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं या प्रतियोगी हैं उनके हित में रहेगा? हाँ, उनके हित में रहेगा। मैंने सुना है, बहुत से न्यूज़ों में भी दिखा है कि जो अभी पटवारी का पेपर रिसेंटली है वो 3 बार लीक हो चुका है। तो बहुत से, मेरे घर में बहुत लोगों ने भरा था, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो गए हैं। उन लोग, कितने लोगों ने तो बैक ऑफ करने का भी सोचा है। अभी हमने जब मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो भी अपने तैयारी कर रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि वो करें। अब चीटिंग नहीं होगी। एक उत्तराखंडी ऐसा जो वो था, स्टेट था जहाँ पेपर लीक होते थे, वरना यूपी या कहीं और स्टेट से ये न्यूज़ नहीं आती थी। अब मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब ये न्यूज़ भी नहीं आएगी उत्तराखंड से। आप क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया है? ये हमारे छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा मतलब स्टेप है, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ेगा कि वो और मेहनत करें और उनको मतलब एकदम मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे जो भी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच।
मुख्यमंत्री। ये थे हमारे साथ छात्र छात्राएं जो साफ तौर से जो नकल विरोधी कानून पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लाया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से आश्वान्वित हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा 16 केंद्रों पर कराई जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। परीक्षा 26 फरवरी तक रोजाना 2 पालियों में होगी। पहला बैच 9 से 12 तो दूसरा बैच दोपहर 2 बजे से 5 शाम बजे तक होगा। पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है। आपको बता दें, मुख्य परीक्षा के लिए 5,636 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं जो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों की साथ ही जिस भवन में परीक्षा हो रही है उसकी भी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभय कैंत्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा शुरू हो गई है। 16 केंद्रों पर ये परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। किस तरीके की तैयारी परीक्षा केंद्रों पर देखी गई है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पीसीएस मेन की जो आज से परीक्षा शुरू हुई है, इस परीक्षा को लेकर जो परीक्षा केंद्र है वहां पर सुरक्षा का काफ़ी कड़ा प्रबंध यहां पर किया गया है। पूरी ये परीक्षा की वीडियोग्राफी यहां पर होगी। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है उसके पास धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है। जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस डिवाइस को ले जाने के यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले आ सकता परीक्षा केंद्र में। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर जो सुरक्षा का जो घेरा होगा, यानी आपकी गेट से एंट्री से लेकर अंदर परीक्षा हॉल तक जहाँ पर बच्चों को एग्जाम पेपर हल करना है, सॉल्व करना है, वहाँ तक पूरी वीडियोग्राफी होगी। 3 जगहों पर उनकी स्पॉट चेकिंग वहाँ पर की जाएगी, सघन चेकिंग चलेगी ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कमी वहाँ पर ना रहे जिससे परीक्षा में कोई पेपर आउट होने का या पेपर लीक होने की कोई भी आशंका वहाँ पर बनी रहे। ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में 5,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इन 16 परीक्षा केंद्रों पर आज पीसीएस मेन की परीक्षाएं यहाँ पर दे रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षाएं सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। 23 फरवरी यानी आज से शुरू होकर 26 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी। राज्य सरकार ने इस परीक्षा के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर करी है। लोक सेवा आयोग की तरफ से इस परीक्षा के लिए जो पेपर सेट्स की जो प्रक्रिया थी उसको पैटर्न बदलने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो पीसीएस परीक्षा के जो मेंस के जो अभ्यर्थी थे उनको बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। आज जो परीक्षार्थी यानी इस मेंस की परीक्षा में जो अभ्यर्थी पेपर देने जाएंगे वो रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं। उन्हें एडमिट कार्ड दिखाना होगा कंडक्टर को और उसके बाद वो रोडवेज की बसों में फिर यात्रा कर सकते हैं, यानी परीक्षा देने जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि नकल विरोधी कानून के तहत ये दूसरी परीक्षा इस बार उत्तराखंड में आयोजित हो रही है। पहली परीक्षा 12 फरवरी को जो पटवारी लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर हुई थी और ये दूसरी परीक्षा लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस मेंस की जो परीक्षा शुरू हुई है ये नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर हो रही है। ऐसे में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, कोई पेपर लीक प्रकरण या फिर दूसरे वजहों से पकड़ा इस परीक्षा को लेकर पकड़ा जाता है, पुलिस की गिरफ्त में आता है, तो उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी अभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए किस तरीके की सुविधाएं देखने को मिल रही है? क्या वहां पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है? हालांकि सीसीटीवी कैमरे से और नजर रखी जा रही है, परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परीक्षार्थियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली? जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि सुरक्षा का घेरा कड़ा इसलिए भी है कि धारा 144 उन परीक्षा केंद्रों के बाद लगा दी गई है। यानी जो परीक्षा केंद्र उससे 100 से 300 मीटर तक के दायरे पर कोई भी अभ्यर्थी यानी 2 से 3 व्यक्तियों से ज़्यादा वहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां वहां पर नहीं हो सकती है जिससे परीक्षा बाधित हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस का तो सख्त पहरा बाहर रहेगा ही रहेगा। अंदर जो स्क्वाड्स यानी जो जिनकी जो ड्यूटी परीक्षा केंद्र में लगाई गई, जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, उसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो भी तमाम परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर औचक निरीक्षण करती हुई नजर आएंगे ताकि किसी भी प्रकार से इस परीक्षा में धांधली की जो आशंका है वो यहाँ पर समाप्त की जा सके। परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार का भी कड़ा निर्देश है और लोक सेवा आयोग की तरफ से भी पुलिस का तो सख्त पहरा
काम है कर ही, दिया गया। पुलिस का सख्त पहरा तो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए किस तरीके से प्रशासन द्वारा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। पेपर लीक की खबरें सामने आ जाती है। हालांकि अब नकल विरोधी कानून आ गया है, लेकिन बावजूद इसके ये परीक्षा पारदर्शी हो, ये सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका किस तरीके से प्रशासन द्वारा ख्याल रखा जा रहा है? तो बिल्कुल सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए भी समझी जा सकती है, परीक्षा के पूर्व में कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक यहाँ पर हो चुके हैं। यानी अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहा था तो उसको एक पेपर लीक की सूचना यहाँ पर मिल जाती थी, जो उसके मनोबल को तोड़ने वाली होती थी। और यही वो प्रकरण होते थे जो दूसरे अभ्यर्थियों के लिए हतोत्साहित करने वाले होते थे, उनके मन में निराशा बैठ जाती थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ये दूसरी भर्ती परीक्षा है जो नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर हो रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए, वीडियोग्राफीज हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि इस तरह की जो भी कोई अफवाह फैलाएगा या इस तरह के कोई प्रकरण लाएगा, पहले उनसे साक्ष्य मांगे जाएंगे। अगर साक्ष्य नहीं दिए जाते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। यानी किसी भी तरीके से कोई धांधली है तो इस समय संभावना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पूरा पैटर्न इस पीसीएस परीक्षा का जो पैटर्न था उसको बदलने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी एग्जाम पेपर सेट करने से लेकर परीक्षा हॉल तक पेपर आने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी गुप्त यहाँ पर रखी गई है, और उसके बीच में जो सुरक्षा के घेरे वो काफी सख्त यहाँ पर बनाए गए। ऐसे में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है लोक सेवा आयोग में, जिनकी तरफ से पेपर बनाने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर ले जाने तक की जिम्मेदारी है। अगर इस दौरान कोई गड़बड़ी वो व्यक्ति पाए जाता है, अधिकारी कर्मचारी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि सरकार और लोक सेवा आयोग दोनों ही अपने स्तर पर परीक्षा को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया के अनुरूप काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का भी सहयोग यहाँ पर मिलने लगा। जो परीक्षा केंद्र वहाँ पर उनके उत्साह, जो पीसीएस मेन के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक उत्साह वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितने केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है देहरादून में, और कब तक ये जो परीक्षाएं हैं ये चलेंगी? टिपिकल 16 केंद्र पूरे प्रदेश भर में पीसीएस मेंस की परीक्षा के लिए बनाए गए, जिसमें हल्द्वानी में 4 केंद्र बनाए गए, हरिद्वार में 5 केंद्र बनाए गए और देहरादून में 7 केंद्र परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी देहरादून के इन 7 परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर है, 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि इन 5000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की पीसीएस मेंस की परीक्षा यहाँ पर हो रही है। यानी एक पद के सापेक्ष 8 अभ्यर्थियों को ये परीक्षा देने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जब इसका रिजल्ट जारी होगा तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इंटरव्यू तक ये जो भर्ती परीक्षा होगी, एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयनित करने का काम किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय इन जानकारी के लिए आपका। वहीं देहरादून में बीजेपी महानगर के कार्यकर्ताओं ने भव्य बाइक रैली निकाली, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 लागू करने पर कार्यकर्ताओं ने उनका आभार जताया। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य बाइक रैली निकाली है। प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 लागू करने को लेकर सीएम धामी का आभार जताने के लिए कार्यकर्ताओं ने ये भव्य रैली निकाली है। जिस तरीके से उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून प्रदेश सरकार लेकर आई है, इससे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसके लिए सीएम धामी का आभार जताया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग, निजी निर्माण कंपनी एसआरएम इंजीनियरिंग और FIL इंडस्ट्री के बीच MOU साइन किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खंडूरी, निदेशक अवस्थापना और अविरल जैन ने MOU साइन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। इस रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में सुगमता होगी। अभी पैदल मार्ग से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। रोपवे बन जाने के बाद 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे।
वहीं विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे की योजना शुरू होने जा रही है। रोपवे के लिए सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने पीपीपी मोड पर प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध कर लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि रोपवे का पीपीपी मोड पर अनुबंध हुआ है। जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। रोपवे बनने से 5.5 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। पास जो लोगों ने पंजीकरण कराया है, क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है और आपके ऐप के माध्यम से पंजीकरण हो रहा है, ऑन कॉल पंजीकरण हो रहा है और पहली बार व्हाट्सएप के ज़रिए भी पंजीकरण हो रहा है। और अभी हमारे ये 22 फरवरी तक 3 करोड़ से अधिक रुपए की हमारी बुकिंग हो चुकी है GNVN के अंदर और 64,939 जो है हमारे जो यात्री जो हैं उनका पंजीकरण हमने बद्रीनाथ केदारनाथ में किया है। ये बड़े ही प्रसन्नता की बात है। चारधाम यात्रा को लेकर जहां सरकार एक तरफ तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा, अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। इसको लेकर चारधाम मार्गों में इस बार अतिरिक्त पुलिस बल के साथ PRD जवानों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि तीर्थ स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। इस बार भी हमने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग भी कराया और हमारी रेंज लेवल पे भी मीटिंग हुई है। हाँ, रेंज लेवल पे भी मीटिंग हुई है। तो हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी PSC और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, SDRF और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और PRD के जवान को भी हमें ट्रेनिंग देके इस पे। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के उत्तराखंड वापसी के बाद सियासत शुरू हो गई है। अब कांग्रेस के नेता बीजेपी पर उनकी अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी के नेताओं को जहां उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए था, तो वहीं बीजेपी के नेता उनको अनदेखा कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका वृहद अनुभव है, जिसका वृहद ज्ञान है, जो अपने आप में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। पॉलिटिक्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है कोश्यारी जी से। और कोश्यारी जी तो एक समय पर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं सूबे के और कई लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम, महत्वपूर्ण योगदान कोश्यारी जी ने दिया। लेकिन जब वानप्रस्थ की ओर वो अब अग्रसर हो चले हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर पद से इस्तीफा देकर आए हैं, तो जिस गर्मजोशी से स्वागत सत्कार उनका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक फौज का सिपाही भी जब रिटायरमेंट होकर आता है तो फूल मालाओं से, ढोल नगारों से उनके गांववासी उनका स्वागत करते हैं, मिष्ठान वितरण करते हैं, दावतें दी जाती हैं कि एक व्यक्ति ने 40-50 साल देश सेवा में लगा दिए। और वही कोश्यारी जी ने RSS को और भाजपा को इतना सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। उसके बाद देखने को मिला कि कार्यकर्ता ही उनसे दूर भाग रहा है। उत्तराखंड में अब शिक्षा महकमा भी छात्र राजनीति से जुड़ गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप महकमे पर लग रहे हैं। इस संबंध में अल्मोड़ा जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ABVP के सम्मेलन में 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग के इस कदम से कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। ये हतप्रभ करने वाला वाकया है। एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो लाजमी सी बात है कि उसमें बच्चे भी प्रेरित उनसे हुए, प्रभावित हुए और उस यात्रा का हिस्सा बने। और उस वक्त लांछन ये लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी बच्चों का इस्तेमाल कर रही है भारत जोड़ो यात्रा को सफल करने के लिए। और आज यहाँ उत्तराखंड में तो जैसे सर्कस चल रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ये पत्र लिखते हैं 9 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को कि ABVP का जो एक आयोजन है, एक कार्यक्रम है, उसमें 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों को प्रतिभाग करने के लिए भेजा जाए।
कितने शर्म की बात है कि बच्चों को आप राजनीति में घसीट रहे हैं और अपने कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने का ज़रिया आपने बच्चे बना रखे हैं। और ये मुझे लगता है नियम विरुद्ध भी है और मुख्य शिक्षा अधिकारी के इस कृत्य का संज्ञान मुख्यमंत्री अवश्य लेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करती हूँ। प्रदेश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत के मौन उपवास पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा, हरीश रावत के यहाँ राजनीति नौटंकी है। अगर उन्हें महंगाई का ख्याल रखना है तो वो पहले अपने शासनकाल को देख लें। उनके जरिए किस तरीके से शासन किया गया था और जनता पर किस प्रकार से अपने निर्णय जबरन थोपे गए थे। जी तो नौटंकी करते रहते हैं, वो मीडिया अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें अपना कांग्रेस शासनकाल भी याद आना चाहिए कि जिस कांग्रेस शासनकाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, कर्मचारी पर लाठीचार्ज हो रहा था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हो रहा था, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर थी, तो उसका भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। दोहरा चरित्र राजनीति में नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक टैक्स का विषय है, नगर निगम क्षेत्रों में, नगरपालिका क्षेत्रों में जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं वो सुविधाएं देने के लिए हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून बन रही है, हम उसको नियंत्रण करने का भी प्रयास कर रहे हैं, किसी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। मामला हरिद्वार से है, जहां एक शादी समारोह में गोली चलने से एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई। मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर थाना बुग्गावाला में आरोपी श्रवण के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएसपी अजय सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम ने खेड़ी सिकोपुर जाने वाले रास्ते से आरोपी को दबोच लिया। उसके पास से घटना में प्रयोग की गई देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। क्योंकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि वहीं उत्तराखंड पुलिस द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में गौरा शक्ति के अंतर्गत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। महिला पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने शिरकत की। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के टिप्स दिए गए। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी को बधाई देते हुए कहा, इस तरह के कैंप पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण के एडवांस कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन गौरा शक्ति चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना भी इस मिशन गौरा शक्ति का एक पार्ट है। उसी की कड़ी में हमने हर ज़िले में हमारी अपनी महिला पुलिसकर्मियों के ट्रेनर्स डेवलप किए हैं। आज उनको ये कोर्स कराया गया है। अब ये लोग हर ज़िले में जा कर के मार्च और अप्रैल में जो आम लड़कियां हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, जिनको भी ज़रूरत महसूस होती है, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगी। उसके लिए हर पुलिस लाइन में कैंप लगाए जाएंगे और कहीं कहीं पे स्कूल्स कॉलेजेस में भी हम लोग कैंप जाकर के। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।